मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में क्रॉप प्रोडक्शंस और क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन किए। और क्रॉप के बारे में, क्रॉप क्या है, कैसा यहाँ का, हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन क्या है, कैसे किस सीज़न में कौन से क्रॉप का उपज होता है। जैसे दो तरह का क्रॉप पढ़े, रबी और खरीफ, दो तरह की फसलें, उसका टाइमिंग क्या है और किस में कौन सा सीरियल होता है, कौन सा अनाज उपजता है, तो वो उन सब के बारे में जानकारी हुई। उसका क्रॉप को जो प्रोडक्शंस किया जाता है तो हम कैसे उसका मैनेजमेंट करके उसको काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करें। उसको हम लोगों ने बाय प्रोसेसिंग पढ़ा वन बाय वन कि उसमें क्या क्या ज़रूरत होता है। पहले तो हम सॉइल को फर्टाइल कैसे करते हैं, उसको इजी कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़े। सॉइल के बाद उसमें कैसे सीड्स को लगाया जाता है मिट्टी को हल्का करके, तो उसमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसको पढ़ा। उसके बाद उसमें खाद दिया जाता है, कोई भी मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाल के उस मिट्टी को का न्यूट्रिएंट्स बढ़ाया जाता है। उसके बाद इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इरिगेशन के बाद जब वो फसल बन जाता है, क्रॉप्स प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसका वीड से प्रोटेक्शंस किया जाता है। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स को यूज करते हैं जिससे उसका प्रोटेक्शंस होता है। और उसके बाद जब क्रॉप प्रोड्यूस हो जाता है, उसका प्रोडक्शंस हो जाता है, तो उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है, उसकी कटाई होती है। फिर उस क्रॉप्स को उसमें से अलग करना पड़ता है, उसकी थ्रेशर किया जाता है, थ्रेसिंग की जाती है, जिसमें से उस क्रॉप को अलग कर दिया जाता है। तो एक जो क्रॉप का जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या कहा, फॉडर या भूसा, चाफ, ये सब में कहा जाता है उसको, वो अलग हो जाता है और अनाज जो होता है अलग निकल जाता है। तो इन दोनों का सेपरेशन हो गया। उसके बाद बहुत जगह विनोइंग होता है, थ्रेशिंग होता है, इन सब से अनाज को अलग कर लिया जाता है। अब उसके बाद उसको स्टोरिंग किया जाता है। और स्टोरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर थोड़े बहुत अनाज हैं जो लोअर लेवल पर, कम लेवल पर है, तो वो उसका उपयोग कैसे करते हैं, किसान उसको कोई बीन्स में, मेटालिक बीन्स में इकट्ठा करते हैं, फिर जूट बैग में उसको इकट्ठा करके उसको रख लेते हैं। तो उसको रखने के पहले उसको ड्राई करना होता है, उसके अंदर का मॉइस्ट को कम करना होता है, तब उसको पैक किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। उसमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं और उसका मतलब प्रोटेक्शन करके कि लंबे समय तक उसको रखना है। अगर हायर लेवल पर अगर उसका उपयोग करना है, बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ है, उसको लार्ज स्केल पर तैयार करते हैं, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं, उसमें स्टोर कर दिया जाता है। बहुत सारे उसमें केमिकल डाले जाते हैं उसको सेफ करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तब जाकर जो अनाज होता है जो हम लोग खाते हैं, खाने के लायक रहता है, ख़राब नहीं होता है और उसका काफ़ी दिन तक हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन सब प्रोसेसिंग में तो बहुत सारे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तब जाकर अनाज सेफ होता है। नहीं तो बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, कभी चूहे खा गए, कभी कोई कीड़े लग गए या घून वगैरह जो लग जाते हैं, तो इन सब से हमारे यहाँ अनाज बहुत ही बर्बाद होता था। तो धीरे धीरे जो नॉलेज आया, धीरे धीरे हमारे किसान को थोड़ा समझ आया, एडुकेट हुए, तो इसके रख रखाव मैनेजमेंट की जानकारी हुई, तब हमारे यहाँ फूड को अच्छी तरह, जो क्रॉप का यील्ड है बहुत अच्छा हुआ। तो इसके पहले जो हम लोग, हमारे यहाँ जो खेती का तरीका था, ऐसा मतलब जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो खेती होती थी, जो क्रॉप का प्रोडक्शंस उसके अकॉर्डिंग नहीं होता था। क्योंकि हमारे यहाँ क्या था कि जैसे ज़मीन, उस लायक ज़मीन, मिट्टी भी होना चाहिए, तो उसकी थोड़ी कमी, जैसे ऐसा प्रोसेसिंग था हमारे यहाँ एरिया में कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ा तो हर एरिया को बांट दिया जाता, इसका ये, इसका, तो उसका सही उपयोग नहीं हो पाता था। क्रॉप प्रोडक्शंस में प्रॉब्लम्स आता था और
जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी उस हिसाब से क्रॉप का प्रोडक्शंस नहीं होता था। तो क्या होता था, क्रॉप बाहर से आता था, हम लोग इम्पोर्ट करने लगे। तो बाहर से क्रॉप का आना होता था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। किसान पे ही हमारा जितना, हमारे इंडिया के जितने पीपल हैं सब कृषि पे डिपेंड थे, सारे लोग किसान पे। तो ऐसे भी कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग कृषि पर ही डिपेंड रहते हैं सारे। तो इसके लिए अगर अच्छे तरीके से खेती नहीं की जाए तो मैक्सिमम क्या होता है, गरीबी, भूखमरी, ये सब होने लगता है। खाने को नहीं ठीक से आएगा तो भूखमरी होगी लोग। उसके बाद थोड़ा सा क्लाइमेटी प्रॉब्लम भी आने लगा, जैसे कि सूखा पड़ने लगा, कभी बाढ़ आ जाता था, कभी अकाल पड़ जाता था। इन सब की वजह से फूड क्रॉप का जो प्रोडक्शंस होता था बहुत अफेक्टेड होता था। हमारे यहाँ के किसान क्या होते थे, पूरी तरह डिपेंड थे मॉनसून पर। और दूसरा एक तो प्रॉब्लम ये था कि मॉनसून अगर गड़बड़ हुआ तो वाटर ठीक से नहीं मिल पाता था। अगर देर हुआ आने में तब तक पौधे जो क्रॉप्स लगाए वो उसको वाटर सही समय पर नहीं मिलने से क्रॉप खराब हो जाते थे, अच्छी उपज नहीं होती थी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे कि इसको कैसे अच्छा किया जाए। फिर किसान जो हमारे यहाँ के थे उनको आइडिया नहीं था कि कैसे मिट्टी में क्या लगाना है। जैसे कोई प्लांट, अगर कोई हम क्रॉप्स लगा रहे हैं तो उसके लिए उस जगह का सॉइल का कैसा होना चाहिए। जैसे बहुत जगह एसिडिक सॉइल होते हैं, बहुत जगह मतलब अल्कलाइन सॉइल होते हैं। तो इस तरह का सॉइल का कंडीशन उनको नहीं पता था और इससे अनजान होके वो कोई क्रॉप को लगा देते थे तो आइडिया नहीं रहता था। फिर कैसे इरिगेशन करना है, कितना पानी डालना है, इसके आइडिया नहीं थे उनको। फिर कैसे सीड्स को, हमको अच्छे सीड्स को डालना है तो वो भी नहीं जानते थे। तो ये सब रीज़न होता था जिससे प्रोडक्शंस में हमेशा कमी आती थी। तो इन सब को देखते हुए हमारे यहाँ के जो भी साइंटिस्ट थे वो उन्होंने थिंक किया, वो सोचे कि कैसे क्या किया जाए कि हमारे यहाँ प्रोडक्शंस अच्छा हो। तो सबको, जैसे ये जो गैप था, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा था उस तरह से प्रोडक्शंस नहीं हो रहा था, तो इस गैप को फुलफिल कर दें तो कैसे किया जाए। उन्होंने बहुत सोचा, बाहर का टेक्निक देखे वो लोग, बाहर में फॉरेन में कैसे किया जाता था। तो कुछ वहाँ के जो भी टेक्निक थे उनको लिए और उनको देखते हुए कुछ साइंटिस्ट इसमें इम्प्रूवमेंट किए कि कैसे किया जाए। तो इसमें एक हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया में उनका सहयोग हुआ इस काम को पूरा करने में कि इससे अच्छा फसल का उत्पादन हो, तो उसमें किनका नाम आया, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किनको कहा गया, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसको लिख दी, इसको नोट कर लेना। ये इन्होंने इस पे काम किया और इनका थ्योरी था, जो बाहर में टेक्निक को देखते हुए इन्होंने ये थ्योरी लगाया कि फर्टिलाइजर, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए क्या किया जरूरी था, फर्टिलाइजर होना चाहिए अच्छा, पेस्टिसाइड्स जो कीड़ा लगता है उसके लिए दवा का छिड़काव, और हाई यील्ड वैरायटी का सीड्स, HYV, हाई यील्ड वैरायटी का सीड्स को उपयोग करके, और उसके साथ अच्छे इरिगेशन करके उन्होंने क्रॉप का प्रोडक्शंस ग्रोथ कराया। जब इन सब चीज़ों का उपयोग किया गया तो हमारे यहाँ बहुत कम राइस का जो यील्ड होता था, वीट का यील्ड होता था, ये सब जो क्रॉप्स ग्रो होते थे बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं होता था। वही पुरानी टेक्निक थी, अनएडुकेशन था, किसान पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अवेयर नहीं किया गया था, और जैसे वो जानते थे वो ट्रेडिशनल खेती करते थे। एक ही खेती, एक ही ज़मीन पर लगातार खेती करते थे। उनको ये नहीं पता था कि इसके बाद न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है सॉइल का, तो हम इनरिच्ड करना है। तो ये सब कारण थे जिसके कारण अच्छी फसल नहीं होती थी। तो इन्होंने आकर इस टेक्निक को ग्रो किया। क्या, फर्टिलाइजर, जैसे उस समय
फर्टिलाइज़र देना होता है कैसे, ये नहीं जानते थे। तो उन्होंने ये टेक्निक बताया, एडुकेट किया किसान को, हमारे यहाँ एडुकेट किया और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना सिखाया। जैसे फर्टिलाइज़र थोड़ा इजी था, हम लोग क्या थे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक जो होता है फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट वगैरह, उस पर डिपेंड थे, तो इससे सफिशिएंट नहीं हो पाता था इतने बड़े लैंड पे, उसको जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते थे। कंपोस्ट या ये सब जो तैयार होते थे थोड़ा समय लेता था, और ये केमिकल फर्टिलाइज़र क्या हुआ, बहुत कम समय में जल्दी से तैयार हो जाता था। वाटर में सॉल्यूबल होने के कारण ये सॉइल में बहुत आराम से चला जाता था, उसका उपयोग कर लेते थे किसान। तो उसमें NPK का आया था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण करके केमिकल फैक्ट्री में बनने लगे, जो फर्टिलाइज़र बनाने लगे, तो उसका उपयोग करने लगे हमारे यहाँ किसान। उसके बाद पेस्टिसाइड्स, जो भी प्लांट्स लगते थे, ग्रो करते करते उसमें वीड्स, पेस्ट वगैरह लगने लगते थे, कीड़े, और जो अनवांटेड प्लांट्स के साथ जो बढ़ते थे वो सब जड़ने थे। तो अनवांटेड वीड्स जो होते थे प्लांट्स, वो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने में यूज़ कर लेते थे, जिससे मेन प्लांट जो था उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाता था। इसलिए वीड्स का हटाना बहुत ज़रूरी था। तो वीड्स को हटाने के लिए उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाला गया जिससे वीड्स मर गए, वीड्स नहीं निकलते थे। और पेस्टिसाइड, जो कीड़े मकोड़े जो आते थे उससे प्रोटेक्शन हो गया, पेस्टिसाइड्स डालने लगे। फिर फंगस से बचाने के लिए फंगीसाइड्स केमिकल्स को डालने लगे। इसी तरह जो भी कीड़े मकोड़े या जो भी चीज़ आते थे जो उसको ख़राब कर सकते थे, उनके अगेंस्ट उन्होंने केमिकल्स का यूज़ किया। और उसके बाद तीसरा एक बड़ा रीज़न था कि कैसे भी तरह से सीड्स को डाल देना नहीं होता था। सीड्स की हाई ब्रीड क्वालिटी को, हाई इल्ड वैरायटी जो सीड्स होता है, अच्छे सीड्स, स्वस्थ हेल्दी सीड्स को यूज़ किए। उसमें बहुत सारे मतलब उन्नत किस्म के 2 अच्छे बीज को हाइब्रिड करके उसको लगाया गया। उसमें क्या होता है, उससे उसके ख़राब होने की संभावना बहुत कम होती थी। वो सीड्स बहुत अच्छी तरह ग्रो होने लगे, और इसका नतीजा ये निकला, इन सब प्रोसेस को करने के बाद से जो क्रॉप का प्रोडक्शंस हुआ, बहुत बहुत मतलब बढ़िया हुआ। खासकर व्हीट जो होता है, गेहूं की फसल पर इसका बहुत अच्छा दिखाई पड़ा ग्रोथ, इसका प्रोडक्शंस बहुत फार हुआ। फिर राइस पर भी किया गया। तो ऐसे अब इन सब टेक्निक को यूज़ करके जो प्रोडक्शंस हुआ, तो ऐसे जगह पे भी लगाया गया, जैसे इंडिया के कुछ पार्ट में जहाँ वाटर, जैसे कुछ ऐसे ग्रेन्स थे जो वाटर जिनको चाहिए, तो वाटर की कमी के बावजूद भी इन प्रोसेसिंग से इरिगेशन करके उस जगह पर उसका बहुत प्रोडक्शंस किया गया। तो इसमें एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया। अचानक से इतना फूड ग्रो होने लगा, फूड प्रोडक्शंस बहुत हाई हो गया, तो इससे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया। तो इसी को कहते हैं कि प्लांट के क्षेत्र में जो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आया, क्रॉप्स जो इतने अच्छे से निकलने लगे, खासकर राइस और वीट का प्रोडक्शंस बहुत हाई हुआ, और उसमें भी वीट में बहुत ज़्यादा संख्या में प्रोडक्शंस हुआ, बहुत ही अच्छी यील्ड हुई। तो उससे इसको कहा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। जो इसमें इतने अच्छे बरत हुए, इतना अच्छा प्रोडक्शंस हुआ, इसकी वजह से इसको कहा गया कि रिवॉल्यूशन आ गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया। तो इनका सारा श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। इनको तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और वर्ल्ड में जो अमेरिकन एक साइंटिस्ट थे मैक्सिको में, उन्होंने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया था, तो उनका भी नाम हम लोग जान ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड में इनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बर्लॉग, ठीक है। ये नाम है, EP याद कर लेना, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बर्लॉग। ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में है, ऑफ वर्ल्ड। और ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया के कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो ये टेक्निक को यूज़ करके इन्होंने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला दिया इंडिया में। तो इसी को कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो तुम लोग को तो बस इतना ही जानना है कि हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज़ में हुआ। तो वीट और राइस में बहुत ज़्यादा हुआ, और
को किसने कराया, किस साइंटिस्ट के हेल्प से ये अच्छा प्रोडक्शंस, अच्छा यील्ड हमको क्रॉप्स का मिला। तो इन सब को यूज करके काफ़ी प्रोडक्शंस होने लगा। तो ये क्या था 1960 से के दशक में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये 70-80 तक चला। इसमें तुम्हारे बुक्स में भी दिया है, इसको तुम लोग अच्छी तरह पढ़ लेना। इतना समझाने के बाद ये जो पढ़ोगे तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो पार्ट है वो भी मैंने बता दिया, और इसके पहले मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया। ये पार्ट जो चैप्टर 1 है तुम्हारा वो क्लियर हो गया, पूरा हो गया। इसका सारा क्वेश्चंस तुम लोग बनाओगे, और अगर इसको पढ़ोगे और इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इस व्हाट्सएप नंबर पर तुम हमसे कॉल करके पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।